ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, फटाफट से समझते हैं क्वेश्चंस को, पोल में जवाब दीजिए। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा को सीखने के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं नीचे दिए हुए, गिवन बिलो ए और बी। एक स्टेटमेंट है ए, दूसरा स्टेटमेंट है बी। ठीक, रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ना है और सही यानी करेक्ट ऑप्शन को चूज आपको करके जवाब देना है। फटाफट से बताएंगे। पहला जो स्टेटमेंट है ए, ये कहता है एन इंडिविजुअल कैन लर्न अ लैंग्वेज एट एनी एज बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। यानी एक इंडिविजुअल कभी भी भाषा सीख सकता है एट एनी एज। आप 50 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं और आप 5 की उम्र में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं, बट इट इज इजियर टू डू सो एट अ यंगर एज। लेकिन आसान कब होता है भाषा को सीखना? जब आपकी उम्र कम होती है, क्योंकि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो ज्यादा आपका सेंसिटिव रहता है या ज्यादा बेटर काम करता है 5 साल से लेकर के 10 साल तक की उम्र तक, स्पेशली जो चाइल्डहुड वाला पीरियड है। तो अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव या फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है? नॉम चॉम्स्की करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इनडायरेक्टली हमारी कनेक्ट होनी चाहिए ताकि पेपर में हम आसानी से टैकल कर पाएं। यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी वही करते हैं। तो कम एज में अगर भाषा सीखी जाए, एक 5 साल का बच्चा जो आपके साथ अमेरिका शिफ्ट हुआ है, मान लीजिए आप एक पेरेंट हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक, और आपके साथ एक बच्चा आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक, मान लिया, अच्छा लग रहा है मान करके, ठीक। तो इंडिया से आप अमेरिका शिफ्ट हो गए और आपका जो बच्चा है, अगर आप दोनों में से किसी एक को लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं आती है वहां की, यानी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है आपकी, लेकिन आपके बच्चे की लैंग्वेज कुछ ही समय में आप देखेंगे उसकी ज्यादा फ्लुएंट या ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज वो सीख जाएगा आपसे। उसको कम समय भी लगेगा, मतलब इजी होता है कम उम्र में भाषा को सीखना, ये बात कही जा रही है। बाकी भाषा आप सीख कभी भी सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़े। जैसे मैंने आपको, हालांकि ये बात अटकी रह गई, ये पढ़ के मुझे याद आ गया कि एग्जाम्पल दिया था कि मेरी मदर की इच्छा है अभी कि इंग्लिश सीखी जाए। वो थोड़ा बीमार हुई तो उनको समय मिला आराम करने का, तो उनके दिमाग में आइडियाज आए। हालांकि किसी ने आप में से हमारे लर्नर्स ने, किसी ने तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज किया था, फिर मैं भूल गई हूँ, वो काम आगे नहीं बढ़ पाया। बट वो हिंदी की टीचर रही हैं जीवन भर और अभी हैं कुछ साल, तो अभी उनकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। तो ये क्या, वो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हैं लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगेगा। बी ऑप्शन क्या है? लैंग्वेज कैन बी लर्न थ्रू एक्सपोजर, यानी कि भाषा एक्सपोजर के माध्यम से, यानी जब माहौल आपको मिलेगा तो आप भाषा सीखते हैं एक्सपोजर से, यानी पर्यावरण से, वातावरण से आप लैंग्वेज सीखते हैं। दोनों बातें सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है भाई। ए स्टेटमेंट भी सही है और बी स्टेटमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बोथ ए एंड आर ट्रू। ऐसा थोड़ी है कि ए सही है बी गलत है, कि भाई यंग एज पे जल्दी सीखी जाती है, ये बात भी तो सही थी। ऐसा नहीं कि बी ही सही है या दोनों गलत हैं, जी नहीं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब था। आंख बंद करके भी आप दे सकते हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें जानना जरूरी है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म लिख के बताना जरा। LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, 1 नंबर में कई बार पूछी जा चुकी है। हम इसको हल्के में ले जाते हैं क्योंकि हमको लगता है पता ही है, लेकिन जब वो 4 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करता है ना एग्जामिनर, कि लैंग्वेज एक्विजिशन की डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जगह पे कहीं कुछ लिखा होगा, डिवाइस की जगह पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लिख दिएगा, छोटा छोटा सा चेंज होगा और आप जल्दीबाजी में गलत कराते हैं, ठीक। किसने बात की है? नॉम चॉम्स्की ने। देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेटेजी ऑफ टॉप डाउन अप्रोच फॉर टीचिंग रीडिंग। रीडिंग सिखाने के लिए, पढ़ना सिखाने के लिए टॉप डाउन अप्रोच का एग्जाम्पल नहीं है या स्ट्रेटेजी नहीं है। कौन सी एक? नॉट पूछा है। देखिए, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी होती है बॉटम अप अप्रोच, यानी बॉटम से बिल्कुल धरातल से ऊपर जाना और टॉप डाउन से, टॉप से नीचे आना, ठीक। बॉटम अप क्या है? यानी जो बॉटम अप का एग्जाम्पल होगा वो टॉप डाउन का उदाहरण नहीं होगा। इट इंक्लूड्स गैसिंग मीनिंग फ्रॉम पिक्चर्स। देखिए, टॉप डाउन में क्या होता है, आप या तो पिक्चर्स के थ्रू या पूरी स्टोरी से एक सार निकालते हैं, है ना, चाहे कुछ वर्ड्स आपको समझ ना आ रहे हो, तो ये टॉप डाउन का उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है कि पिक्चर्स से आप आइडिया ले रहे हैं, ठीक। कोई मूवी देखने गए इंग्लिश की, इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आती है, बट आप आइडिया लगा रहे हैं वो स्टोरी देख करके कि क्या चल रहा है, थोड़ा सुन करके, समझ करके, जरूरी नहीं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ही पता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच है। फिर क्या है? इट इंक्लूड्स टीचिंग लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, देयर साउंड्स एंड मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। यानी जब आप टॉप डाउन अप्रोच से पढ़ा रहे हैं तो क्या ये इंक्लूड करेगी कि आप लेटर सिखाएं, पहले ABCD सिखाएं, अल्फाबेट के सारे लेटर सिखाएं A to Z तक, देयर साउंड्स, के ए की साउंड कैसी होती है, ए और ई साथ में मिलते हैं तो क्या साउंड आती है ना, और मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स, यानी पहले आप लेटर्स पे गए, फिर साउंड पर गए, फिर आप मीनिंग पर गए। ये क्या है? ये बॉटम से अप जा रहे हैं आप। सबसे छोटा क्या है आपको पता है? लेटर है। ABCD सीखी, जैसे अ से अनार सीखते हैं आप, फिर उसके बाद आप क्या सीखते हैं? साउंड सीखते हैं। फिर उसके बाद के भाई री बोलते हैं इसको, री से ऋषि जो हम बात करते हैं,
है ना, तो आप साउंड सीखते हैं, फिर उसके बाद आप वावल सीख रहे हैं कि भाई ए ई आई ओ यू जो है वावल होते हैं, फिर इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं फिर आप वर्ड सीखते हैं, फिर उनका मीनिंग सीखते हैं, फिर आप एक सेंटेंस सीखते हैं, फिर एक फ्रेज को पढ़ पाते हैं, फिर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर स्टोरी पढ़ते हैं। ये बॉटम से अप की तरफ जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट स्टोरी से मीनिंग निकालना टॉप डाउन है। तो ये बॉटम अप की बात हो रही है यहाँ, ये टॉप डाउन स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बॉटम अप स्ट्रेटेजी है, और हमको नॉट ही चाहिए था जो गलत हो इस बारे में। ठीक है, शेयर्ड रीडिंग होता है जब टीचर के साथ बाकी बच्चे भी बैठे हुए हैं और टीचर जो है एक बार खुद पढ़ के दिखाए, बाकी बच्चे भी फिर साथ में पढ़ें, कहीं दिक्कत हो तो पूछें। गाइडेड रीडिंग में क्या होता है, बच्चों को मौका दिया जाता है पढ़ने का और टीचर साथ में होता है वहां। ठीक, तो वो तो एक अलग ही कहानी हो गई। शेयर्ड रीडिंग और गाइडेड रीडिंग भी टॉप डाउन की तरफ ही लेकर के जाएंगे हमको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्योंकि गाइडेड रीडिंग या शेयर्ड रीडिंग में ऐसा नहीं है ना आप अल्फाबेट सिखा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज। ये क्वेश्चन जन्म जन्मांतर से आता रहा है, आई मीन 2011 से जब से सीटेट है तब से आता रहा है और आता रहेगा कि ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाने पे जोर क्यों दिया जाता है, यानी व्याकरण को संदर्भ में सिखाने पे क्यों जोर देते हैं हम। संदर्भ क्या होता है, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उसके बीच में कोई वर्ड आया और उसको उसी से समझ लिया कि अच्छा ये संदर्भ में ये शब्द जो है ऐसे यूज होता है। भाई एक स्टोरी में लिखा हुआ है कि शी ओपन्ड द डोर, अब ओपन का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में समझ आ गया कि ये ईडी लगा हुआ है ओपन के साथ, सेकंड फॉर्म है। तो आप ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं। या जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपके चैप्टर में आते हैं उनको टीचर अलग से लिखवा देती थी, फॉर्म्स आप सीख रहे हैं, है ना, अलग से नहीं लेकिन कॉन्टेक्स्ट में। जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तब आपको समझ आ गया हाँ ईडी यहां लगता है। कई लोग होते हैं ना जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्पेशली, तो उनका क्या है, ग्रामर बेशक स्ट्रांग नहीं है बट कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर पढ़ी हुई है उन्होंने, उतनी स्टोरी पढ़ी हुई है, उतनी सारी उन्होंने उसको यूज किया हुआ है बोलने में कि उनको ग्रामर का रूल बेशक ना पता हो। उन्होंने वो जो यूपी बोर्ड में चलती थी, मुझे याद आ गया, न्यू स्टाइल की बुक, वो अलग से उसके रट्टे ना लगाए हों कि वर्ब की कौन सी फॉर्म क्या होती है, बट उनको कॉन्टेक्स्ट में पता होता है ग्रामर का। तो ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में सिखाना चाहिए, वही बेहतर तरीका है बजाय कि आइसोलेटेड रूल्स को रटवाया जाए। ठीक, तो द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, शर्म नहीं आती है क्या? है, देखिएगा एक बार, समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन की, द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इज ऑन, कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाने पे जोर क्यों देते हैं? मेमोराइजिंग द रूल्स, नहीं, मेमोराइज करने की तो बात ही नहीं है, कॉन्टेक्स्ट में मेमोराइज नहीं कराया जाता, अलग से जब आप ग्रामर रूल्स सिखाएंगे तब बात आती है मेमोराइज की। यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टू टीच द कंटेंट, देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो कोई कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आपका प्रॉपर फोकस करता है, उसको आप ट्रांसलेट करेंगे किसमें, अपनी भाषा में। ग्रामर ट्रांसलेशन में 2 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, मदर टंग का इस्तेमाल होता है इसमें, है ना, मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं लोग। और किस लिए कि आपको अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है, ये वैसी सी बात है जो आपकी किताबें, इंग्लिश की किताबें हैं लेकिन, या ग्रामर की किताबें हैं बट उसमें आधी से ज्यादा हिंदी लिखी हुई है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करके समझ में आता है, रूल्स रटने हैं उसमें। फिर ये कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर नहीं सिखाता ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है इसको, ट्रेडिशनल वे भी कहते हैं। ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स होता है कि बच्चे को जहां, भाई अगर बच्चे को लगाना था वेंट लिखना था, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होगी, ठीक, लेकिन बच्चे ने क्या लिख दिया, इसी में ईडी लगा दिया, गोड बना दिया, जो कि कोई वर्ड नहीं है, तो ओवर जनरलाइज कर लिया उसने रूल्स को। जो रूल्स उसने याद किए थे उनको ओवर जनरलाइज कर लिया, अति सामान्यीकरण कर लिया है नियमों का। तो यहाँ पे जो सिंपल आंसर है वो इंटरनलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, यानी जो जोर है ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट पे वो इसलिए है ताकि जो रूल्स हैं लैंग्वेज के वो इंटरनलाइज हो जाएं, आत्मसात हो जाएं, आपके दिमाग में भर जाएं, फिर आपको अलग से सोचना ना पड़े, क्योंकि आपने ग्रामर को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। जब कोई चैप्टर पढ़ रहे थे उसी के बीच में आपने देख लिया कि अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, या फिर इसकी फॉर्म ये होती है, या सेंटेंस ऐसे बनता है ना, या वर्ब की ये दूसरी फॉर्म आई हुई है। ग्रामर को आपने संदर्भ में ही सीख लिया। समझ पा रहे हैं बात को? कल किसी ने बहुत अच्छा कमेंट भी किया था, वो मुझसे गलती से हाइड हो गया, उन्होंने इंटरनलाइजेशन की ही बात की थी, कॉन्सेप्ट्स की। तो इंटरनलाइजेशन मतलब आत्मसात कर लिया है आपने, अपने अंदर समाहित हो गया वो ग्रामर के जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रट्टे नहीं लगाए अलग से, जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में थोड़ा सा दिक्कत वहां होती है, क्योंकि आप अलग से ग्रामर सीख रहे हैं वहां। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, अदर सब्जेक्ट सच एज साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, physical education etc. offer context for using language in purposeful and interesting ways. This shows dash is followed. मतलब कि अगर आप अदर सब्जेक्ट सच एज, भाई आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आर्ट क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, ऑफर कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वेज। भाई जब आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तब भी तो आप भाषा के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं ना, कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ये हुआ था,
वहां ये हुआ था, मॉडर्न हिस्ट्री में ये है, लेकिन लैंग्वेज के ही माध्यम से तो आप इतिहास को जान पा रहे हैं। या आर्ट एंड क्राफ्ट में भी तो कोई तो लैंग्वेज होगी, मैथमेटिक्स में भी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या टीचर जिसमें समझाने की कोशिश कर रहा है वो भाषा ही तो है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम भाषा को नहीं सीखते हैं, या जिसके माध्यम से हम या जिस सब्जेक्ट को हम भाषा के माध्यम से नहीं सीखते हैं? यानी लैंग्वेज हर जगह है, तो इसको हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कह रहे हैं। एकदम सही जवाब दे रहे हैं, कुछ ही लोग दे पा रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कई सारे लोग। मतलब जब आप अदर सब्जेक्ट्स, जैसे कि इतने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे नाम दे दिया, ऑफर कॉन्टेक्स्ट फॉर यूजिंग लैंग्वेज इन पर्पसफुल एंड इंटरेस्टिंग वेज, दिस शोज डैश इज फॉलोड। यानी आप भाषा को इंटरेस्टिंगली, जब आप एक हिस्ट्री की कहानी पढ़ रहे हैं तो आप भाषा भी सीख रहे हैं, और जब आप भाषा सीख रहे हैं तो आप कोई और सब्जेक्ट भी सीख रहे हैं। यानी हर एक सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है। तो भाषा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, यानी जैसे अगर हिंदी मीडियम की हम बात करें तो हिंदी मीडियम में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भी हिंदी में पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो विज्ञान भी हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो वो एक भाषा है जो अक्रॉस द करिकुलम फॉलो हो रही है। पूरे करिकुलम में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा है, और वो लैंग्वेज को आप बेहतर तरीके से पर्पसफुली समझ पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग विषयों में इस्तेमाल हो रही है। तो चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। जब सारे सब्जेक्ट्स एक भाषा में पढ़ाए जा रहे हों। LAC इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है प्रीवियसली, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। ठीक, लैंग्वेज इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेट नहीं कर लिया, कोई एक्विजिशन की बात नहीं हुई कि आप बच्चे ने घर में जब भाषा सीख लेता है वो एक्वायर कर लेता है, उसको एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन। कॉम्प्रिहेंशन होता है समझना भाषा को, जबकि यहाँ बात कुछ और चल रही थी। तो इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं जब आप बाकी सब्जेक्ट्स भी एक भाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, थोड़ा सा समझने पे फोकस करना है क्वेश्चंस को। अगर हम सेंस नहीं निकाल पाए, अगर हम सिर्फ वर्ड मीनिंग, या हमारा फोकस इस बात पे ही रह गया कि भाई एक एक वर्ड का हम अलग अलग से मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन ने। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड, यानी जब आप प्रॉपर सास्वर वाचन कर रहे हैं किसी एक स्टोरी का, किसी एक कहानी का, उससे पहले, भाई टीचर होता है ना कई बार खुद से लाउडली पढ़ रहा है, तो जब लाउड वाचन से पहले, या जो सास्वर वाचन है, बिफोर रीडिंग अ स्टोरी अलाउड टू द क्लास मिस रीमा, अ लैंग्वेज टीचर। मिस रीमा एक लैंग्वेज टीचर है, कौन सी कक्षा की, 7वीं कक्षा की। मेक श्योर टू बी थॉरोली प्रिपेयर्ड बिफोर गोइंग टू द क्लास, वो थॉरोली प्रिपेयर्ड होना चाहती हैं। जैसे ये क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं, या जो क्लास चल रही है, हर दिन एक लेसन प्लानिंग लगती है, एक PPT बनेगी, PDF बनेगी, एक प्रॉपर आंसर की का विश्लेषण किया जाएगा। ऐसा नहीं है मेरा मन जो किया वो आपको आंसर बता दिया, है ना। कई बार मन करते हुए भी नहीं बताओगे, क्योंकि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ भी पढ़ाने से पहले लेसन प्लानिंग टीचर का काम है, पाठ योजना बनाना जिसको हम कहते हैं। आपने अपने B.Ed BTC DLED BTC इसमें JBT वगैरह में की होगी। ठीक, तो आप प्रिपेयर होकर जाना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि थॉरोली प्रिपेयर्ड हैं आप चैप्टर पढ़ाने से पहले। बात ठीक है। Which one of the following in your opinion is least important for reading aloud in the class and should not be done by Miss रीमा? यानी आपकी ओपिनियन में जब मिस रीमा क्लास में सस्वर वाचन करने जा रही हैं, जोर से बोल करके लाउड रीडिंग करने जा रही हैं, तो कौन सी एक चीज सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रेपरेशन के दौरान? जो उनकी प्रेपरेशन है उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज क्या होगी जिसको नहीं किया जाना चाहिए मिस रीमा के द्वारा? पहला ऑप्शन है रीड द स्टोरी सेवरल टाइम्स फर्स्ट, यानी मिस रीमा खुद उस स्टोरी को पढ़ें 2-4 बार, भाई तभी तो अच्छी लाउड रीडिंग कर पाएंगी। कहीं उनको भी, भाई टीचर है, भगवान थोड़ी है ना, ऐसा थोड़ी ओमनीपोटेंट है कि सब कुछ पता ही होगा, ओमनीजिएंट पोटेंट व्हाटएवर। तो अगर हम बात करते थे कि अगर हम देखें तो टीचर भी पढ़ के उसको भी कहीं डिफिकल्टी आ सकती है, या जब तक वो खुद प्रिपेयर्ड नहीं है तो उसको सेवरल टाइम्स वो स्टोरी पहले पढ़नी चाहिए जब लाउड रीडिंग से पहले। आपका इंटोनेशन, आवाज में उतार चढ़ाव ठीक है कि नहीं है, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी, जो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो खुद नहीं पता होंगे टीचर को, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो, तो वो सब सेवरल टाइम्स पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो ये काम तो किया जाना चाहिए। लुक अप द वोकैबुलरी शी माइट बी अनसर्टेन अबाउट, कुछ ऐसे शब्दार्थ हो सकते हैं, कुछ ऐसे वोकैब हो सकती है जिसको लेकर के टीचर को कंफ्यूजन हो या अनसर्टेन हो, श्योर ना हो उसके जवाब को लेकर के, तो वो भी लुकअप करना है, मतलब सर्च कर लेना है या डिक्शनरी से देखना है ना, उसके मतलब को समझ लेना है जहां पे जिन शब्दों में, जिस वोकैब में दिक्कत है। सी ऑप्शन है प्लान फॉर अ प्री रीडिंग एक्टिविटी। प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या होती है? रीडिंग से पहले। पोस्ट रीडिंग क्या है? रीडिंग के बाद। आपने कोई एक्सरसाइज दे दी बच्चों को करने को, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए। प्री रीडिंग में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है उसको जांचने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पूछ के कोई एक्टिविटी करा ली, उससे पता लग जाएगा कि बच्चा जो है कितना रेडी है। उसको रेडी करने के लिए प्री रीडिंग एक्टिविटी एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है ना। उस कहानी से संबंधित आसपास के क्वेश्चन प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए पूछ सकते हो। तो ये बात भी सही है। बचता ही एक ऑप्शन है, अब कहां जाएंगे? पांचों ऑप्शन तो है नहीं। प्रिपेयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्फेरेंस दैट शी कैन आस्क द स्टूडेंट्स अबाउट द स्टोरी, यानी आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं
इन्फेरेंस के बेस पे जो वो बच्चों से पूछ सकती है स्टोरी के बारे में। ये यहां उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि पहले से क्वेश्चंस प्रिपेयर हो इन्फेरेंस के आधार पे, जो उन्होंने अनुमान लगाया उस कहानी का क्या अनुमान है उसके आधार पे वो क्वेश्चन पूछे, जबकि बच्चों को मौका देना है कि वो उस कहानी को समझ करके उनकी क्या इंटरप्रिटेशन है। भाई कहानी ऐसी चीज है, मैं पढ़ूं और मेरा क्या, आपने इस कहानी से क्या सीखा, तो अलग अलग बच्चा अलग अलग चीजें बताएगा। लेकिन यहाँ पे वो पहले से इन्फेरेंस निकाल लेंगे, एक अनुमान लगा लेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे, वो जरूरी नहीं है, वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे कमजोर उत्तर जो है यही है कि जब आप लाउड रीडिंग कराने जा रहे हो क्लास में तो जरूरी नहीं आपने इन्फेरेंस पहले से ही निकाल के, अपना निचोड़ पहले से ही निकाल लिया और उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बच्चों को निकालने दो उसका इन्फेरेंस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ज्यादा मुझे लग रहा है एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। मिसेज मनप्रीत इज अ लैंग्वेज टीचर। तो मिसेज मनप्रीत जो है एक लैंग्वेज टीचर है ना रूरल स्कूल इन पंजाब, पंजाब के किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर है, भाषा की शिक्षिका है। वाइल टीचिंग इन अ सेकेंडरी क्लास, 9वीं 10वीं में कहीं पढ़ा रही होंगी मैडम, शी यूजेस रेडियो एज अ रिसोर्स इन हर लैंग्वेज क्लास। रेडियो का इस्तेमाल किया एक रिसोर्स के रूप में, एक संसाधन के रूप में, कि भाई रेडियो में भी समाचार आते हैं और भी कुछ कहानियां किससे आते हैं, वो सब वहां पे हो सकता है रेडियो पे उन्होंने कुछ सुनाने के लिए बच्चों को यूज किया रेडियो। जबकि रेडियो किस में आता है, ऑडियो एड्स में आता है रेडियो, एक प्रॉपर टीचिंग एड का हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब कर दो कोई बात नहीं, अब कर दो कंचन, बिल्कुल रात दिन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अभी D2+ भी आएगा, फिर 2-3 महीने लगेंगे, उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, तो अपनी तैयारी करो ना बढ़िया से। अगर अभी भी शुरू कर रहे हो तो क्या दिक्कत है, बढ़िया काम के लिए क्या बुरा समय है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट हेल्प टू एनहेंस लैंग्वेज इनपुट्स, यानी कौन सा एक स्टेटमेंट हेल्प नहीं करेगा, लैंग्वेज इनपुट को बढ़ावा नहीं देगा। पहला ऑप्शन है यूजिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिसनिंग टू हर स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेसन्स, कि भाई वो रेडियो ब्रॉडकास्ट का इस्तेमाल करें और कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि बच्चे, मतलब जो वो पढ़ा रहे हैं या उसके आसपास की चीज बच्चों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वो रेडियो, कुछ एक्स्ट्रा चीज वहां से भी सुनने को मिल रही है। ठीक, यानी कुछ प्रोनाउंसिएशन, कुछ उच्चारण हो सकता है जो वो रेडियो पे भी सुन सकते हैं, तो ये तो ठीक है, पॉजिटिव बात है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू राइट आउट डायलॉग्स हर्ड इन द ब्रॉडकास्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड एक्ट देम आउट इन रोल प्लेज। बच्चों को जो डायलॉग सुने हैं आपने ब्रॉडकास्ट में, एक रेडियो के दौरान, एक रेडियो ब्रॉडकास्ट के दौरान, उनको आप लिखिए और उस पर रोल प्ले करिए, चलो पॉसिबल है। स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट द इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड आस्किंग देम टू प्रिपेयर अ मॉडल ऑफ रेडियो, यानी टीचर क्या करे, लैंग्वेज की टीचर कहे बेटा एक काम करो, मॉडल बनाओ, ये देखो इन्वेंशन किसने किया था रेडियो का, और एक मॉडल बना करके लाओ रेडियो का। साइंस नहीं पढ़ा रही हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, लैंग्वेज पढ़ा रही हैं। रेडियो का इस्तेमाल लैंग्वेज को बेटर करने में किया जा रहा है, ये टेक्निकल हो गए। आप रेडियो के इन्वेंशन पे चले गए, फिर मॉडल बनवाने को कह दिया, तो साइंस के टीचर बन जाते फिर। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, या इससे कोई लैंग्वेज इनपुट नहीं है कि इससे लैंग्वेज बेहतर होने में हेल्प मिलेगी बच्चे को। रेडियो हेल्प्स हर टू एक्सपोज स्टूडेंट्स टू डिफरेंट वॉइसेस, न्यू एक्सप्रेशंस एंड डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज। ये बात एकदम सही है कि रेडियो से मदद मिलेगी कि जो डिफरेंट वॉइसेस हैं, सबकी वॉइसेस में इंटोनेशन, जिसको उतार चढ़ाव कहते हैं, एक्सप्रेशन सबका अलग होता है सेम बात को कहने का, ये सारी बातों से बच्चे अवगत हो पाएंगे और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज से भी वो अवगत हो पाएंगे जो रेडियो में जनरली यूज हो रही होती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत काम है कि बच्चे से इन्वेंशन ही कराना शुरू कर दो या पता करना शुरू कर दो कि रेडियो किसने बनाया, फिर मॉडल बना के लाए, तो वो साइंस की क्लास बन जाएगी, वो लैंग्वेज में हेल्प कम मिलेगी, साइंस में ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है ना। और क्लास चल रही थी लैंग्वेज की, तो आपको भटकना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार, ये कहता है एन authoring role that involves generating ideas, deciding on the form of the written text, for example a poem, a story, a report, a recipe, a set of instructions, etc., and thinking about who will read it and why is which aspect of writing। मतलब क्या है, मतलब है कि एक ऑथरिंग रोल है, यानी आप कुछ लिख रहे हैं, एक ऑथर का रोल मिला हुआ है आपको, that involves generating ideas, deciding on the form of the written text। एक रोल है आपका जिसमें आपको ये सोचना है कि आइडियाज जनरेट करने हैं, किस फॉर्म में रिटन टेक्स्ट होना चाहिए, बहुत ही क्लिष्ट भाषा में, यानी बहुत स्टैंडर्ड, बहुत एलीट लैंग्वेज में होना चाहिए, शशि थरूर टाइप्स, है ना, वैसी वाली इंग्लिश होनी चाहिए उस एक पैराग्राफ की, जो भी आप लिख रहे हैं वो पीस ऑफ राइटिंग, या फिर एक पोएम हो सकती है, एक स्टोरी हो सकती है, एक रिपोर्ट हो सकती है, रेसिपी हो सकती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस तरह के होने चाहिए, वो आप इस बेसिस पे निर्धारित करेंगे कि कौन सी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे, इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल लैंग्वेज लिखेंगे बहुत, इस बेसिस पे कि थिंकिंग अबाउट हु विल रीड इट। अगर आप रेसिपी लिख रहे हैं जो बहुत सारी हाउसवाइफ्स पढ़ेंगे या बहुत सारे सिंगल्स पढ़ेंगे या मेल्स पढ़ेंगे जिनको खाना बनाना सीखना है, तो वो आसान भाषा में होगी, वो आम जनता की भाषा में होगी,
ठीक है ना। अगर आप बच्चों के लिए लिख रहे हैं, बच्चों की कहानियां हैं, बाल साहित्य जिसको हम कहते हैं, जो आपका चिल्ड्रंस लिटरेचर है, वो एक अलग भाषा में होगी। तो क्योंकि हमारी वो ऑडियंस कौन है, या हमारे श्रोता या पढ़ने वाले पाठक कौन है, अगर मैं कहूं यहां पे, तो कौन पढ़ेगा, इस आधार पे आप क्या करते हैं, जनरेट करते हैं आइडियाज, और क्या लिखा जाना चाहिए इस आधार पे तय होगा कि कौन पढ़ने वाला है, किसके लिए वो चीज, टारगेट ऑडियंस क्या है उस चीज की। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, कोई यूपीएससी की तैयारी करने वाला सीटेट की क्लास में बैठेगा, सेंस नहीं है ना, उसी तरह से तो ये क्वेश्चंस किस चीज को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पेपर देना है परसों जाकर के, परसों मतलब 2-4-6 दिन बाद, 10 दिन बाद, तो ये कॉम्पोजिशन में आता है। किसमें आता है? ये कॉम्पोजिशन में आता है। ट्रांसक्रिप्शन सिंपल है कि सबटाइटल चल रहे हैं जब आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं, यानी जब ऑडियो को या फिर समझने में मदद करने को लेकर के साउंड को जब हम लैंग्वेज फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि समझ में आसानी से आ सके, वो ट्रांसक्रिप्शन है। ठीक है ना, जो सबटाइटल्स मूवी में आ रहे हैं आपके सामने। फ्री राइटिंग होता है, जो आपका मन किया किसी एक टॉपिक पे, जो आपके अंदर से नेचुरली आ रहा है वो लिख रहे हैं आप। राइटिंग अबाउट राइटिंग के राइटिंग कैसे लिखी है, तो फिर आप क्रिटिक का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन के अंदर आता है, जिसमें हम ये सब डिसाइड करते हैं कि किसके लिए कोई टेक्स्ट लिखा जा रहा है, उस तरह की ही फिर हम लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, जवाब दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई? अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स फॉर अ टास्क एंड देन शी डिस्ट्रीब्यूटेड मैगजीन आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, फिल्म एडवर्टीजमेंट, स्पोर्ट रिपोर्ट, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड एंड टूरिस्ट इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स टू द ग्रुप्स। द मटीरियल यूज्ड बाय द टीचर इज रेफर्ड टू एज। यानी एक टीचर ने डिवाइड किया स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। 30 बच्चे थे एक क्लास में, 6 ग्रुप बना दिए 5-5 बच्चों के, और अलग अलग ग्रुप में किसी में न्यूज़पेपर आर्टिकल दे दिया, किसी में फिल्म का कोई एडवर्टीजमेंट छपा था वो दे दिया, स्पोर्ट्स की कोई रिपोर्ट आई थी, इंडियन टीम ये जीत गई वो कर लिया, वो दे दिया, रेस्टोरेंट का एक मेन्यू ला करके दे दिया जहां खाना खाने जाते हैं, देखो भाई कौन सी डिश है, क्या लिखा हुआ है, या टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, वो टूरिस्ट गाइड नहीं होते जो उनके ब्रोशर्स होते हैं वो दे दिए। ठीक है ना, 5 दिन का ट्रिप है, वहां जा रहे हैं। इस मटीरियल को क्या कहते हैं? एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है हर साल। इस मटेरियल को एक्सटर्नल मटेरियल नहीं कहते सरकार, इसको ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। गलत जवाब मत दीजिए, है ना। ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं लैंग्वेज की भाषा में, है ना। यहाँ पे कॉमन सेंस कम, और जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, क्योंकि लैंग्वेज में कुछ चीजें जो टेक्निकल हैं, जो आपको वैसे ही याद रखनी है एज इट इज। ऑथेंटिक मटेरियल ये कहलाता है। एक्सटर्नल मटेरियल आप अपनी समझ के लिए इसको समझ सकते हो कि हाँ एक्सटर्नली तो है, ये बाहर से तो आया सारा मटेरियल, लेकिन इसका जो प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है ना, पिताजी को बाप नहीं कह देते ना, सीधे ही पिताजी ही कहते हैं। तो ये वही वाली बात है, यहाँ पे बात बराबर ही एक्सटर्नली है, मान लिया हमने एक्सटर्नल मटेरियल है, बट इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना, इतना खराब एग्जांपल यूज किया मैंने, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो है ऑथेंटिक मटेरियल। यानी इसको ऑथेंटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मटेरियल लैंग्वेज को सिखाने के पर्पज से नहीं बनाया गया था, ये नॉर्मल जनता को समझाने के लिए बनाया गया था, किसी और काम के लिए बनाया गया था। जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है वो इसलिए बनाया गया था कि आप जाकर के वहां डिश को ऑर्डर कर सकें, लैंग्वेज को सिखाने के लिए नहीं बना। वो न्यूज़पेपर आर्टिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बना, वो लोगों को अवेयर कराने के लिए बना है, न्यूज को पहुंचाने के लिए बनाया है। ठीक, तो उस बात को यहां पर पे हम क्या कहेंगे कि ऑथेंटिक मटेरियल इसलिए क्योंकि पर्पस किसी और चीज के लिए बना था, उसको हम क्लासरूम में रियल ऑथेंटिक मटेरियल को ले आए जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज हो रहा था, है ना। तो इसको कॉमन सेंस से नहीं, जो टेक्निकल है भाषा में का, जहां पे जो इस्तेमाल है, जो वर्ड जिस चीज के लिए बना है उस तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, बहुत खराब एग्जाम्पल था बट काम का है, ठीक है ना। स्कोलेस्टिक मटेरियल यानी ये सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाने के लिए यूज हो रहा हो, है ना, पढ़ाने के लिए यूज हो रहा हो स्कोलेस्टिक मटेरियल, तो वो हुआ ना जो स्कूल में पढ़ने लिखने में ही काम आए। नेचुरल मटेरियल, इसको नेचुरल भी नहीं कहते, ऑथेंटिक मटेरियल कहते हैं। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्लासरूम में कोई आपका रिपोर्ट आ रही है, न्यूज रिपोर्ट, कोई आप बाहर से एक वो लेके आ जा रहे हो पैम्पलेट जिसमें कुछ बेचने के लिए, जैसे आपके घर में आते होंगे ना, वो इंटरनेट लगवा लो तो वो पूरा आएगा, या ये कोर्स चल रहा है कहीं, या फिर जब चुनाव आते हैं तो लोग घर में डाल करके जाते हैं वो छोटे छोटे पैम्पलेट्स, वो सब क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल है, क्योंकि वो बनाए किसी और पर्पस के लिए गए, नॉर्मल लैंग्वेज यूज के लिए, लेकिन आप जब उनको क्लासरूम में ले आए जहां लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो वो ऑथेंटिक मटेरियल बन गया, कि वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि आपको पढ़ाने के लिए बनाई गई है वो किताब, वो इन जनरल लैंग्वेज कहां रियलिटी में यूज हो रही है ऑथेंटिकली, उसके लिए बना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये पूरा, और हर बार आता है लगभग। तो ये ऑथेंटिक मटेरियल है। इनमें से कुछ भी आपको दिख जाए पेपर में कि एडवर्टीजमेंट की बात हुई है, रिपोर्ट की बात हुई है, न्यूज़पेपर आर्टिकल की बात हुई है, मेन्यू कार्ड की बात हो रही है, किसी पैम्पलेट की बात हो रही है, किसी आर्टिकल की बात हो रही है जो बाहर से क्लासरूम में लाया गया है, तो वो ऑथेंटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, टीचर्स शुड शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम सीइंग एरर्स
एज अनडिजायरेबल एंड टू बी अवॉइडेड, इंस्टेड यूज एरर्स। यानी टीचर्स को शिफ्ट करना चाहिए अपना फोकस गलतियों को, एरर्स को किस तरह से देखने पे, अनडिजायरेबल की गलतियां तो होनी ही नहीं चाहिए, गलती कैसे हो सकती है ना, कि उनको अवॉइड कर देना चाहिए, बजाय कि एरर्स को यूज करना है किस चीज के लिए, ये पूछा है। हिंदी पेडागोजी में कुछ भी बोला गया हो तन्नू, इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं हम, और इंग्लिश पेडागोजी ये इन्होंने यही तो प्रॉब्लम की है ना इतने टाइम से, कि जो चीजें इंग्लिश पेडागोजी में पूछी जाती थी उनको ट्रांसलेट मार करके सीधा पेपर में छाप दिया। ऐसा कई साइट्स में देखने को मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम उससे क्रिएट हुई है। तो आप हिंदी की समझ यहां मत लगाइएगा, यहां की समझ हिंदी में लगा लीजिएगा एक बार को, वो ज्यादा काम कर जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो नेचुरली बना पेपर यहीं से है ना। समझ पा रहे हो ना? दोनों तरह के क्वेश्चन है रीना, इसमें हम 43 क्वेश्चन कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन भी है, मुश्किल क्वेश्चन भी है, एक बैलेंस है। मैं सिर्फ मुश्किल भी नहीं कराती और सिर्फ आसान भी नहीं कराऊंगी, क्योंकि दोनों का ही फायदा नहीं है, दोनों का मिक्सचर होगा तो सही रहेगा। एक बैलेंस पेपर में आता है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, और बहुत ही बाय लक कह लो अगर कुछ इस तरह की चीज होती है तो कई बार इजी भी आ जाते हैं। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़े। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एज नेचुरल पार्ट एंड इग्नोर देम, यानी एरर्स यानी त्रुटियां जो हैं, बच्चों की गलतियां जो हैं, उनको एक नेचुरल पार्ट की तरह देखें, प्राकृतिक है, होंगी ही, और इग्नोर कर दें। इग्नोर कर देंगे तो ठीक नहीं हो पाएंगी। एज सिली मिस्टेक्स और स्लिप्स दैट चिल्ड्रन कैन रेक्टिफाई ऑन देयर ओन, यानी ये सिली मिस्टेक्स हैं, बच्चे अपने आप सही कर लेंगे, फिर आपका रोल क्या है ना, आपकी आरती उतारें एज अ टीचर। ठीक, फिर है सी ऑप्शन, एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क है जिसपे टीचर्स को काम करना चाहिए या काम करना है, चलो हो सकता है। टू गेन इनसाइट्स इनटू अ चाइल्ड्स थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि एक बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस में इंसाइट मिलेगा, ये बात तो पक्की है, और किस लेवल पे उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका लेवल क्या है या वो कहां है। हालांकि ये जज करना बहुत ही बेहतर बात नहीं होगी, इसलिए शायद उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में दे दिया कि सी ऑप्शन, एज द करेक्शन वर्क फॉर द टीचर्स, यानी टीचर्स के लिए करेक्शन वर्क के रूप में काम आएगा, कि जहां पे टीचर्स को काम करने की जरूरत है उन एरर्स पे। ठीक है ना? लेकिन सुंदर हमें देखने में डी ही लग रहा है, क्योंकि यहां तक की बात तो ठीक थी, लेकिन लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जज कैसे करेंगे आप? बच्चे की गलती से उसका लेवल जज कर देंगे, तो एरर्स जजमेंट के लिए नहीं होते, है ना। आइडिया लगा सकते हैं किस लेवल पे है, लेकिन ये प्रॉपर आप ये नहीं चेक करेंगे यहाँ पे। तो अगर ये दे देते तो हम कह रहे हैं इतना नेगेटिव नहीं है डी ऑप्शन, लेकिन ना तो उन्होंने माना ऑफिशियल में, और वो जो हाफ पार्ट है वो सही है, उसके बाद वाला पार्ट उतना सही नहीं है, तो इसलिए हमें मजबूरी में सी के साथ जाना पड़ रहा है। सी भी कोई बहुत सुंदर जवाब है नहीं, लेकिन ऐसा होता है कई बार पेपर में, जब एक ऑप्शन तो चूज करना ही पड़ेगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है कई बार कि एक बार गलत दे दें, अगली बार सही भी दे दें, या थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्वीक कर दें। अगर लैंग्वेज, अच्छा इस बात को ध्यान रखिएगा, रट्टे मत लगा लीजिएगा कि अगली बार पेपर में दिखे कि करेक्शन वर्क होता है जी टीचर्स के लिए एरर, तो ये रेयर केस सिनेरियो है, एक्सेप्शन है ये। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन मिल रहा है ना आपको बिना लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के या जजमेंट के, तो सबसे बढ़िया आंसर यही है कि गलतियां जो हैं बच्चों की थिंकिंग में इंसाइट देती हैं, झांकने का मौका देती हैं। बेस्ट उत्तर यही है, लेकिन वो आगे की वजह से जो हाफ पार्ट है उसका वो प्रॉब्लमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, टीचर फर्स्ट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, दिस मेथड इज। ये क्वेश्चन इस तरह के मैंने कितनी बार आपके साथ डिस्कस किए हैं, और ये एज इट इज इस बार भी कई क्वेश्चन आए हुए थे कि एक टीचर है जो पहले डेफिनेशन बताती है किसकी, एडवर्ब की। अब यहाँ पे नाउन लिखा हो सकता था, यहाँ पे वर्ब लिखा हो सकता था, है ना, एंड इट्स टाइप्स एंड देन गिव्स इट्स एग्जांपल्स, यानी पहले डेफिनेशन, परिभाषा पहले बताई जा रही है। ये हर सब्जेक्ट में काम आएगा, ये मैथ्स में भी आता है, मैथ्स पेडागोजी में भी, आपका सीडीपी में भी आ सकता है ना। डेफिनेशन से, परिभाषा से उदाहरण की ओर, रूल से एग्जाम्पल की ओर। याद आ रहा है कुछ? रूल टू एग्जाम्पल, पहले रूल बताया, फॉर्मूला बताया, फिर उस तरह के एग्जाम्पल्स प्रस्तुत किए। रूल से एग्जाम्पल, नियम से उदाहरण की ओर, डिडक्टिव मेथड होता है। बिल्कुल सही जवाब कितने परसेंट लोग दे रहे हैं? 58% लोग। इसमें भी गलतियां कर रहे हैं आप लोग। भाई अगर यहाँ उदाहरण लिखा होता, एग्जाम्पल टू रूल लिखा होता कि पहले उदाहरण दे दिया नाउन का और बाद में डेफिनेशन बताई, तो वो एग्जाम्पल टू रूल हो जाता है, इंडक्टिव मेथड, जिसको आगमन विधि कहेंगे। लेकिन ये अभी निगमन विधि है, यानी डिडक्टिव मेथड। हिंदी में ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन डिडक्टिव मेथड है जहां पे रूल पहले बताते हैं, फॉर्मूला पहले बताते हैं। ये जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, क्योंकि रूल हमेशा जनरल होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ कोई रोल एज सच है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन है आज इस तरह का, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अभी नहीं बाद में आएगा, तब पता लगेगा आपको कितना समझ आया था ये। क्वेश्चन नंबर 11 है, आर टीचर शुड असेस द लर्नर। एक टीचर को आकलन करना चाहिए किसका? लर्नर का। टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट एंड मोस्ट प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज। एक होती है मदर टंग, दूसरी होती है टारगेट लैंग्वेज, ये हम मैराथन सेशन में भी पढ़ेंगे, है ना।
टारगेट लैंग्वेज क्या है? जो स्कूल सिखाने का टारगेट रखता है, यानी इंग्लिश हो सकती है जो टारगेट लैंग्वेज हो। मदर टंग क्या है? जो भी बच्चा अपने घर से सीख करके आ रहा है, ठीक है ना। पीएस टेट क्लियर हो गया आपकी हेल्प से। यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू मनप्रीत। देश भर में जो भी एग्जाम होते हैं अलग अलग जगह, बड़ा अच्छा लगता है वो कमेंट्स देख के, चाहे वो WB टेट हो, असम टेट हो, पीएस टेट हो, अलग अलग जगह पे जो भी आपके रीट हो। रीट में कितने सारे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी, अच्छा लगता है वो देख करके। कई बार किसी के भाई बहन मिलते हैं, उनसे मिलकर मजा आ जाता है। मजा इसलिए आ जाता है क्योंकि वो बताते हैं कि हमारी सिस्टर हैं जो KVS में हैं, हमारी सिस्टर हैं जो यूपी में हैं, तो उन्होंने पढ़ा था, तो अच्छी लगती है ये चीज देख करके। चलिए खैर, अगर हम बात करें, टीचर शुड असेस द लर्नर, टीचर को आकलन करना चाहिए बच्चों का, उनको जांचना चाहिए इसलिए क्योंकि ये पता लगा सकें कि सब में से बेस्ट कौन है, या फिर सबसे बढ़िया लैंग्वेज इंग्लिश कौन बोल लेता है, या जो भी टारगेट लैंग्वेज है स्कूल की। गलत है ये। टू फाइंड द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स, ये बात हमें अच्छी लग रही है कि असेसमेंट इसलिए होना चाहिए ताकि पता चल जाए गैप कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसको सॉल्व किया जा सके। आकलन के माध्यम से पता लगा करके सॉल्व कर सकें, डायग्नोज करके, सॉरी, रेमेडी कर सकें। सी ऑप्शन, टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन। ये और अच्छा लग रहा है हमें, है ना। ये हमें इससे भी अच्छा ऑप्शन नजर आ रहा है कि लर्निंग गैप्स तो फाइंड आउट कर ही लो, लेकिन उसके बाद स्कैफोल्ड भी कर रहे हैं। टू स्कैफोल्ड लर्नर्स टू इंप्रूव द लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस वन, पहले जो परफॉर्मेंस का लेवल था उससे आगे ले जाने में मदद देना, ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। वो अपने आप ही आ गया इसमें। टू कंपेयर द प्रोग्रेस, नहीं नहीं नहीं, बच्चों की प्रोग्रेस कंपेयर करके आपको कोई लड्डू नहीं मिलने वाले हैं, ये बात हमको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, मिस्टर रोहित कुछ कह रहे हैं, देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स द लर्नर्स टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज पॉसिबल बाय। यानी मिस्टर रोहित एक लैंग्वेज के टीचर हैं जो क्या कह रहे हैं कि जो लर्नर्स हैं उनकी कक्षा में उनको लैंग्वेज में और लैंग्वेज पे या लैंग्वेज के साथ काम करना चाहिए, यानी लैंग्वेज को बेटर करना है, कुल मिला के ये बात है। पॉसिबल कैसे होगा लैंग्वेज को बेटर करना, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ एंगेज कर दो, नहीं, काम नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। ठीक है रीना राय, ठीक है, तो एंगेज कर दो, हाँ ठीक है, मतलब कर सकते हैं। और देखते हैं, मेकिंग द लर्नर्स टू लर्न द फॉर्म्स ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्म्स लर्न करवा दो कि ये पास्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये फ्यूचर फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हम करते थे। फोकसिंग ऑन यूजिंग द लैंग्वेज विद एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब गलती कम से कम हो, एक्यूरेटली लैंग्वेज को यूज कर पाए, तो ये डायरेक्ट यही हम टारगेट नहीं रख सकते। द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रेदर देन लर्निंग, यानी भाषा को वो सीख पाए बजाय की, मतलब एक्वायर कर पाए, अर्जित कर पाए बजाय की सीखने के। देखो, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, जो आप माहौल से सीख लेते हैं, और लैंग्वेज लर्निंग है जिसमें आप ग्रामर पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्कूल में जाकर के सीखते हैं। जवाब दीजिए। डी ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं, बताइएगा एक बार। डी ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं। देखिए समझते हैं। मिस्टर रोहित इन हिज लैंग्वेज क्लासरूम वांट्स द लर्नर्स टू वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज, दिस इज पॉसिबल बाय वर्क इन एंड वर्क विद, यानी लैंग्वेज की टेक्निकलिटीज को भी जाने बच्चा, उसके नियम को भी जाने। वर्क इन लैंग्वेज एंड वर्क विद लैंग्वेज, यानी बोलना यूज करने में भी अच्छा हो और उसको समझ के उसके नियम कायदे कानून भी समझ सके। तो डी ऑप्शन सही नहीं होगा ना फिर, क्योंकि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक्विजिशन से काम नहीं चलेगा, लैंग्वेज की लर्निंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो यहां सबसे बेहतर ऑप्शन आपका एंगेजिंग लर्नर्स विद लैंग्वेज है कि बच्चे जब एंगेज होंगे तो वो एक्विजिशन भी करेंगे भाषा का और वो प्रॉपर उसको सीख भी पाएंगे, दोनों काम अच्छे से होंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है कि नहीं? हाँ, WB टेट क्लियर विद 125 मार्क्स, स्मृति कह रही है। बहुत बढ़िया स्मृति, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। हमको एक जगह जाना था, एक मिनट रुकना। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, मैंने 10:15 बोला था, मेरे 10:15 का मतलब लगभग 10:30 होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अंकल ने फोन कर दिया 10 बजे। देखो एक बार, अगर हम बात करें, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स, आज वैसे क्लास लेट है, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स वेयर दे हैव इंडिविजुअल बुक्स टू देयर रीडिंग लेवल, द टीचर इज स्पेंडिंग टाइम विद ईच ग्रुप लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स टेक टर्न्स टू रीड अलाउड एंड टेकिंग विद देम अबाउट द बुक, शी इज फॉलोइंग। एक टीचर है जो एक रीडिंग एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है ना।
नहीं, फेल नहीं होगे, यही क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करोगे, सुबह पीडीएफ मिलेगी तो फेल नहीं होगे, है ना। हमने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया, या तो हमने गलत तरीके से पढ़ लिया, हिंदी पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी सबको मिक्स कर लिया है, या तो कहीं तो गड़बड़ हुई है ना, प्रैक्टिस की कमी, इंग्लिश का डर। बहुत सारे लोग तो इंग्लिश भर देते हैं और फिर पढ़ते हैं नहीं जब तक पेपर आता है। इस बार मैं भी कमी प्रैक्टिस करा पाई हूँ, तो एटलीस्ट प्रीवियस देख लेते यार, मैराथन वगैरह अभी कराऊंगी। चलो, अ टीचर इज ऑर्गेनाइजिंग स्टूडेंट्स इनटू रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स, यानी रीडिंग एबिलिटी ग्रुप्स मतलब रीडिंग के लिए जो ग्रुप्स बनाया गया उसको रीडिंग एबिलिटी ग्रुप कह रहे हैं, एक काम के लिए बनाया गया जो कि ग्रुप, वेयर दे हैव इंडिविजुअल बुक्स, बच्चों के पास इंडिविजुअल बुक्स हैं अपनी, ए बच्चे के पास भी एक बुक है, बी बच्चे के पास भी एक बुक है, सी बच्चे के पास भी बुक है, और डी बच्चे के पास भी एक बुक है। द टीचर इज स्पेंडिंग टाइम विद ईच ग्रुप, ऐसे ही कुछ 5 ग्रुप हैं और हर एक ग्रुप में टीचर टाइम स्पेंड करता है, जिसको जहां दिक्कत है वो पूछ सकता है। हर एक बच्चे को लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, टेक टर्न्स टू रीड अलाउड, अलग अलग बच्चे जब पढ़ रहे हैं खड़े होकर के सस्वर वाचन कर रहे हैं, रीड अलाउड, लाउड रीडिंग कर रहे हैं। एक होती है साइलेंट रीडिंग जब आप मन में पढ़ते हैं, और एक होती है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग से आपका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण अच्छा होता है ना। और अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस बेटर होगा बच्चे का, इंटोनेशन का पता लग जाएगा, उतार चढ़ाव सही है या नहीं है। साइलेंट रीडिंग से आपकी जो कॉम्प्रीहेंशन है और समय कम लगता है, जल्दी कम समय में आप ज्यादा पढ़ पाते हैं, और वोकैब आपकी अच्छी होती है साइलेंट रीडिंग से, ठीक है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो लिसनिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, टेक टर्न्स टू रीड अलाउड एंड टेकिंग विद देम अबाउट द बुक शी इज फॉलोइंग, क्या क्या कहोगे आप इसको? बी ऑप्शन। चलो मान लिया साइलेंट रीडिंग तो यहाँ ये है होगी नहीं, एक्सटेंसिव रीडिंग में मजे के लिए पढ़ते हैं बच्चे, सीरियस पढ़ाई नहीं हो रही है एक्सटेंसिव रीडिंग में, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे हम इसको? सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 51% लोग। गाइडेड रीडिंग है ये, क्योंकि सबके पास इंडिविजुअल बुक्स हैं और टीचर अलग अलग ग्रुप में जाकर के गाइड कर रही है जहां जरूरत है, ठीक है। क्लियर है बात? शेयर्ड रीडिंग में क्या होता है, टीचर खुद पढ़ के दिखा देती है, एक बार मॉडल भी हो जाता है, तो इसलिए शेयर्ड रीडिंग नहीं होगा, गाइडेड रीडिंग है, क्योंकि बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवर टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ लर्निंग गैप्स इन लैंग्वेज आफ्टर, यानी एक टीचर है जो पहचानने की कोशिश कर रही है कि कारण क्या है लर्निंग गैप्स का, जो सीखने में कमी रह गई है, गैप रह गया है, उसका कारण क्या है, किस चीज के बाद जानने की कोशिश करेंगी? अचीवमेंट टेस्ट लेने के बाद। अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि प्रश्न पत्र बोलते हैं उसको, या उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं, कि भाई क्या लेवल क्या बच्चे का, उसके लिए होता है ये, कि इतने % इसको आता है, अचीवमेंट इतना है इसका, वो लर्निंग गैप्स के लिए नहीं होता। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, कितना पारंगत है, किसी काम के लिए आप जा रहे हैं वहां प्रोफिशिएंट कितने हैं आप, कोई लैंग्वेज टेस्ट ले लिया आपका किसी ने, प्लेसमेंट टेस्ट, कोई यहाँ नौकरी तो लग नहीं रही है, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना। आ टीचर इज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज, टीचर कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, गैप पता लग गए हैं, और गैप किससे पता लगते हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट से, जिसको हम निगमनात्मक परीक्षण कहते हैं, सॉरी निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, जिसके बाद उपचार होगा यानी रेमेडियल टीचिंग होगी। तो डायग्नोज करने में गैप को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, गैप्स क्या हैं आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पहचान हो जाएगी। अब इसका कॉज जानने की कोशिश चल रही है कि ये गैप आए क्यों, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद ही होगा ना। पहले डायग्नोज किया, रीजन बाद में जानेंगे, पहले गैप तो पता लगे, गैप पता लगा फिर रीजन जान रहे हैं। ये पूरी प्रोसेस डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग में आती है कि पहले आप डायग्नोज करते हैं, जैसे एक डॉक्टर भी जो है, आपको बुखार है तो वो ऐसा नहीं है 6 दिन से बुखार है और आपको कोई भी दवाई चल रही है ना, अगर दे भी दी दवाई तो उसमें भी वो डायग्नोज करने की कोशिश करता है कि बुखार है तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है, या फिर क्या लक्षण है उनके आधार पर, या फिर वो आपको एक लेबोरेटरी भेज देगा जहां पर जो डायग्नोस्टिक लैब्स होती हैं, आपका ब्लड सैंपल जाएगा, डायग्नोज किया जाएगा कि ये समस्या है, उसके बाद रेमेडी दी जाएगी। तो यहाँ डायग्नोस्टिक टेस्ट के आफ्टर डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉज पता कर रहे हैं किसका, गैप का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट बेनिफिट्स एनॉर्मसली फ्रॉम एक्सपोजर टू एन एंगेजमेंट विद, यानी बच्चों की जो भाषा और लिटरेसी का डेवलपमेंट है, यानी साक्षरता और भाषा का जो विकास है, वो उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है जब हम एक्सपोजर दें या एंगेज करें बच्चों को किस चीज के साथ। एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं आप, हित कर कह रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा उनके लिए तो जरूरी है ना। देवाशीष कह रहे हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि आप किसी परीक्षा में नहीं बैठे हैं, यहाँ पे गैप का रीजन नहीं जानते हैं आप। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आपको बता दिया जाएगा आप या तो पास हैं या तो फेल हैं, गैप का रीजन कोई नहीं जानने बैठेगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, ठीक है ना। बस ये देखना कितने प्रोफिशिएंट हैं आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। देखिएगा, स्टूडेंट्स लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट उनको बेनिफिट होता है जब उनको एक्सपोजर मिले, किससे? लिमिटेड रिसोर्सेज से, जी नहीं, वेरिड रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल स्पीच एंड राइटिंग, हाँ ये बात सही है। अडेप्टिंग द एक्टिविटीज फॉर एडवांस्ड स्टूडेंट्स,
नहीं। बुक प्लेस्ड इन द रीडिंग कॉर्नर इन द क्लास, नहीं। वेरिड सोर्सेस मिल रहे हैं बच्चे को, मल्टीपल सोर्सेस मिल रहे हैं जहां से वो सीख सकते हैं।